नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन सिंह परमार और आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़ लाइव। आज हम मौजूद हैं जेवर में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे आपसे, ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जो विस्तार हुआ था, वो किन विचारधाराओं को लेकर के आपने इसका विस्तार किया और क्या-क्या आपकी विचारधारा तो लगभग वही है जो राजनीतिक रूप से संगठन चलाते हैं हम। हमारा कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ना तो हम सत्ताधारी पार्टी से कोई ये है कि भाई उसका विरोध ही करना है, हम उसके विरोध में खड़े रहें। ना हमारा कोई विपक्ष में जो होता है उससे कोई ये है कि भाई हम इससे दोस्ती करके रखें। हमारे लिए सब समान है और किसानों की, जो गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की, मजदूरों की जो आवाज है उसको उठाने का काम संगठन करता है। कई बार देखा गया है कि आम जन की जो समस्याएं होती हैं, किसानों के साथ-साथ आम जन की जो समस्याएं होती हैं, उनको उठाने के लिए आप हमेशा तत्पर देखे गए हैं और भी कई सारे संगठन हैं जो चला रहे हैं, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ कर के कदम उठाते हैं। नहीं, संगठन का तो एक दौर चल रहा है। इसी समय हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों का गठन का दौर चला था। पहले जब हमारा देश गुलाम था, एक कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद आरएसएस की स्थापना हुई, फिर ये जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज तो सैकड़ों राजनीतिक पार्टी हैं। क्षेत्रीय संगठन भी हैं, राष्ट्रीय संगठन तो दो ही हैं, दो पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन क्षेत्रीय संगठन भी बहुत है और रोज राजनीतिक दलों का भी गठन होता है। उसी प्रकार अब किसान यूनियन का भी एक दौर चल रहा है। कोई भी आदमी आता है, 4 आदमी लो और अपना रजिस्ट्रेशन चलाओ और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाओ। कितने ही संगठन ऐसे हैं जो दफ्तरों में जाकर के अधिकारियों की आरती उतारते हैं और दफ्तरों में दलाली का भी काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पर इस प्रकार की आज तक कोई छाप नहीं लगी है कि हमारा कहीं भी कोई भी पदाधिकारी इस प्रकार का काम करता हो। ऐसे जो यूनियन हैं, जो अधिकारियों की आरतियां उतारते हैं, भोग लगाते हैं, उनके लिए कोई संदेश कुछ देना चाहेंगे, कुछ कहेंगे उनके लिए? ना, हमारा देश आजाद है, सब स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है। सबको अपने अपने विचारधारा, जिसकी विचारधारा जैसी है वो अपना काम करता रहे। ये तो समाज को देखना चाहिए कि कौन संगठन वास्तव में किसानों की आवाज उठाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 64.7% की आवाज सलारपुर अंडरपास से हमने ही उठाई थी और आज भी हम पर मुकदमे लगे हुए हैं। उसके आंदोलन किया, टिकैत साहब तो हमारा धरना उठवाने आ गए थे बीच आंदोलन में ही, उसी समय हमें टिकैत संगठन को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो शासन आदेश था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो अतिरिक्त मुआवजे का, वो निरस्त कर दिया। तो भारतीय किसान लोक शक्ति ही सिर्फ एक ऐसा संगठन था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील दायर की और जो ये हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करवाया। और कोई संगठन भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, सिर्फ एक लोक शक्ति ही गई किसान हित में सुप्रीम कोर्ट, और आज किसानों को 64.7% का हक मिल रहा है। आंदोलन से भी हम नहीं करवाया और कोर्ट से भी हम नहीं करवाया। संगठन तो बहुत है, वो भी जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। अभी 19 तारीख को 19 जुलाई को ये आपने ये घोषणा की थी कि आपके द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जहां पे कार्यकर्ताओं की यूनियन की गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद आपने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया, निरस्त किया। उसका क्या कारण था कि आपकी जो मांगे थी वो मान ली गई? ये है, मेरठ दौराला टोल पे भी उस समय समस्या आई थी और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी समस्या आई थी। देश का किसान सबसे आज दुखी है, 50 साल पीछे है। हमारा देश, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इतना बड़ा सम्मान दे रहा है कि जिनके पास वो कौन सी गाड़ी होती है, 4 छल्ला वाली ओडी गाड़ी, जिनके पास ओडी गाड़ी है, बड़े बड़े महल दुमेले हैं, उनको इतना बड़ा वेतन, इतने बड़े भत्ता, इतने बड़े टेलीफोन के खर्चा, होटल के खर्चा, आने जाने के खर्चा, कपड़ा धोने के खर्चा, कपड़ा पहनाने वाले के खर्चा, मतलब देश का आधे से अधिक बजट मानियों की जेब में जाता है। इनकी टोल से भी गाड़ी फ्री निकलती है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
उनकी सबकी टोल से गाड़ी फ्री निकलती है। तो हमने कहा जो किसान हमेशा किसानों की आवाज जो उठाते हैं, असहाय पीड़ितों की आवाज जो उठाते हैं और निस्वार्थ भाव से इधर उधर उनका जाना होता है, तो वो कहीं भी टोल नहीं देंगे। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं मान रहा था, दोराला टोल से ही समस्या आई। जैसे हमने पंचायत की घोषणा की, तो वहां के मैनेजर ने फोन के द्वारा संपर्क किया और कहा जी आपको जब आप कहीं लखनऊ या कहीं जाओगे तो कहीं टोल की आपको समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी तो हमने आंदोलन वापस ले लिया। मतलब कि आपकी मांगे जो है वो उन्होंने मान ली गई। अभी हाल ही में पिछले 2 दिन पहले 19 जुलाई को जेवर में ही साबोता अंडरपास पे आपने बहुत बड़ी महासभा की थी, जिसमें जेसीबी, ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद थे। उसका क्या कारण था, क्या मांगे थी आपकी? नहीं, जेसीबी तो ये है कि बाबा बुलडोजर है। जेसीबी से उत्तर प्रदेश सरकार की पहचान होती है। तो हम ये मान रहे थे कि अगर जेसीबी हमारे संगठन में वहां धरने के दौरान रहेंगी तो बाबा की उपस्थिति यहाँ रहेगी। हम जेसीबी से ये संदेश देना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जेसीबी के रूप में हमारे संगठन में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हमारी पूरी बात सुन रहे हैं। अध्यक्ष जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, आपने एक आवाज उठाई थी, घरों की घरौनी। ये घर की घरौनी जो बनाने की आपने बात कही, ये क्या नाम था जो आपने आगे सरकार के तक पहुंचाया? घर की घरौनी क्या है, जरा वो समझाएं। ये एक विचारधारा मेरे अंदर बनी कि जैसे खेतों की खतौनी होती है, उसी प्रकार गांव में घरों की घरौनी होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक गांव में हम गांव के निवासी हैं। जो पुराना गांव होता था उसका एक नंबर होता था, बहुत थोड़े घर उसमें आते थे। जहां गांव की जब स्थापना होती थी 50-40 घर से गांव बसता था और वही दायरा गांव का होता था। उससे बाहर जैसे ही घर बसने शुरू हुए तो कुछ तो अपने मूल जोत में आ गए, उनका नाम उन मकानों में था क्योंकि मूल जोत में थे। कुछ बंजर आदि जो जमीन थी उनमें बसे, उनका घर पे उनका नाम नहीं था, उनको अपना कोई अधिकार भी नहीं था। खाली कब्जे के आधार से वो मानते थे कि ये हमारा घर है, जबकि वो सैकड़ों वर्षों से वहां उसमें रहते थे। कई बार विवाद भी गांव में बन जाता था और इसलिए आया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आज हम यमुना विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में हम रहते हैं। आगे रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। अगर कोई बंजर में गांव में अपना मकान बना करके रह रहा है और वो कोई किराए पर देने का काम कर देता है, मकान को किराएदारों को उठा देता है और किराएदार को ये जानकारी हो जाती है कि इस मकान पर तो इसका संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, ये तो कब्जा किए हुए है बंजर पर और आज तुम इसमें रह रहे हो तो ये तुम्हारा है, वो किराया देना बंद कर देता है। तो वो किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर उसके मूल कागजात नहीं थे। इन समस्याओं को देखते हुए हमारे दिमाग में आई कि खेतों की खतौनी की तर्ज पर घरों की घरौनी होनी चाहिए। कई बार बड़े बड़े अधिकारियों ने एक मजाक के लहजा में हमसे कहा भी कि मां साहब ये नाम तो घरौनी तो कभी डिक्शनरी में भी नहीं है, हमने कभी सुना भी नहीं है, घरौनी क्या होती है। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन घरौनी बन जाएगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा, घरौनी दिखाऊंगा भी ये घरौनी होती है। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमें इतना बड़ा सम्मान भी दिया कि उत्तर प्रदेश में पहली घरौनी सदर तहसील के एसडीएम द्वारा मेरे हाथ से बंटवाई गई और जब मैंने एक पहली घरौनी का वितरण कर दिया तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में घरौनी का वितरण हुआ। ये सम्मान भी मिला। हमने भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने हमारी आवाज को सुना। भारतीय किसान लोक शक्ति आज देश में एक पहला संगठन ऐसा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनवाया है, वरना कोई भी संगठन ये चैलेंज नहीं कर सकता कि हमने देश में राष्ट्रीय स्तर पर ये कानून बनवाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भारतीय किसान लोक शक्ति का ये सम्मान रखा। स्वामित्व योजना के तहत आज गांव में घरों की घरौनी बन रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ईडा क्षेत्र में आते हैं, ग्रेटर नोएडा में, और नोएडा में घरों की घरौनी नहीं बन रही है क्योंकि उनको महानगर घोषित कर दिया है। तो हमने फिर दोबारा से मांग की है, क्योंकि जो ये ईडा महानगर है और उसके जो गांव हैं आज भी गांव ही हैं, भले कागजों में उनको महानगर घोषित कर दिया लेकिन वो रह गांव में ही रहे। समस्या उनकी वही है कि अगर आप, हमने मांग भी गांवों के लिए की थी लेकिन कागजों में महानगर हो गया कि भाई अगर इनमें आप घरों की घरौनी नहीं बना सकते हैं तो उसी तर्ज पर स्वामित्व योजना के तहत मकान की मकान ही बना दें,
घरौनी नहीं बना सकते, तो एक मकानी का कानून बना दे। जो महानगरों के अंदर जो गांव आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सेक्टरों में तो खुद ही नाम होते हैं, तो जो गांव महानगर के अंदर आते हैं उनमें मकानों की मकानी बना दी जाए या उनको घरौनी का अधिकार दे दिया जाए, ये है। अभी हाल ही में आपके द्वारा ये घोषणा की गई है कि मथुरा में आपका एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसके क्या कारण है? ये तो हमारा रेगुलर शिविर है, हमारे 3 शिविर लगते हैं। 19, 20, 21 जनवरी को हमारा इलाहाबाद लगता है। अभी हमारा 12, 13, 14 को हरिद्वार में लगा था, और 26, 27, 28 अगस्त को किसान भवन डैम्पियर नगर मथुरा में लगेगा। इसमें हमारे सभी राष्ट्र के, प्रदेश के, सभी जिले के पदाधिकारी आते हैं। सबकी कार्यकारिणी की एक मीटिंग होती है और आगे के लिए चर्चा होती है कि किन किन बिंदुओं पे हमें मुद्दे उठाने चाहिए। एक देशव्यापी ज्ञापन भी दिया जाता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम, और जो भी प्रदेश की जो समस्या है, जिले की समस्या है, वो भी अपनी अपनी लिख के लाते हैं, उनको भी उचित पटल पे भेजा जाता है जो जिस विभाग की समस्या होती है। तो वहां से समस्याओं के लिए आवाज भी उठाई जाती है। आगे के लिए संगठन की मजबूती कैसे हो, किस किस जिले की और किस किस प्रदेश की अलग अलग क्या क्या समस्या है, उन सब पर विचार होता है वहां बैठ करके। अध्यक्ष जी, ज्यादातर ये देखा गया है, यूनियन के द्वारा भी, प्राधिकरण के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र, जेवर क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर धरने और मांगे यहीं पे दिए जाते हैं और मांगे की जाती हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? नहीं, यमुना विकास प्राधिकरण में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यमुना विकास प्राधिकरण एक बार बिल्कुल लड़खड़ा गया था, बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था। लेकिन इसमें एक महान शक्ति ऐसी आई, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में डॉक्टर अरुणवीर जी, ईमानदार अधिकारी हैं, उन्होंने इस प्राधिकरण को काफी अच्छी स्थिति में लाए और किसानों की लगभग सारी जो उनकी बात समझ में आ जाती है कि भाई ये किसानों का मुद्दा है और ये होना चाहिए, तो उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे कहने पे कॉमर्शियल प्लाटों में किसान का कोटा नहीं होता था, तो उन्होंने हमारे कहने पे कॉमर्शियल प्लाटों में भी किसानों का 17.5% कोटा उन्होंने किया है। और यमुना विकास प्राधिकरण में पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भी भेद नहीं रहा है, समान मुआवजा रहा है। जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पुश्तैनी गैर पुश्तैनी में गैर पुश्तैनी किसानों को काट करके कम मुआवजा दिया जाता था। तो यमुना विकास प्राधिकरण सही सुनता है, और यही कारण है कि यमुना विकास प्राधिकरण पे आंदोलन बहुत कम होते हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे हर वक्त आंदोलन रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं को कोई विशेष संदेश? नहीं, कार्यकर्ता तो हमारे सब सही हैं। सरकार को संदेश देना चाहते हैं हम, क्योंकि 23 को, शायद कल 23 तारीख है या परसों 23 तारीख है, बजट की घोषणा होनी है। तो हमारे 2 प्रकार के पशु हैं, एक पालतू पशु है और एक आवारा पशु है। पालतू पशु के लिए ना तो कोई दवाइयों की व्यवस्था है, ना कोई मवेशी अस्पताल की व्यवस्था है। आज जब कोई हमारा पशु, पालतू पशु, कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बच्चे धरने का मुंह नहीं खुलता। तो जैसे आज ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी पशुओं के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है कि अगर बच्चादानी मुंह नहीं खोल रही है तो भाई ऑपरेशन करके इसको, गाय हो या भैंस हो, उसका बच्चा बाहर निकाल दिया जाए। और बांझपन का भी रोग की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे आज गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं पालतू पशुओं के लिए, एक तो हर 50 किलोमीटर पे बड़ा अस्पताल होना चाहिए, नस्ल सुधार की दवाई लानी चाहिए, और जो बांझपन का रोग हो गया है पैदा, इसकी दवाई, ऐसी उचित दवाई पैदा करें कि पशुओं में बांझपन ना रहे। मनुष्य ने अपने लिए तो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बना लिए हैं, लेकिन पालतू पशुओं के लिए इलाज की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं। अब रह गया तुम्हारा आवारा पशु। तहसील की 70-80% फसल नष्ट नहीं होगी जब तक किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं होगा। तो प्रति व्यक्ति फसल बीमा होनी चाहिए हर किसान की। एक किसान की भी फसल नष्ट होती है, नहर का पानी कट जाता है या कोई और आपदा आ जाती है या छोटे से क्षेत्र में ओले पड़ जाते हैं, तो उनको बीमा का लाभ मिले। नहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था अच्छी हो। बिजली गांव में जो बिल आ रहे हैं
वो गांव में इनकम नहीं है। मेरे ख्याल से 1,000 रुपए मासिक आय का भी एवरेज नहीं आ रहा है किसान का, और बिल 4-4, 5-5 हजार के उनके महीने के आ जाते हैं। तो जैसे ट्यूबवेल के बिल फ्री किए हैं, उसी प्रकार पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की तर्ज पे उत्तर प्रदेश की भी घरेलू बिजली की जाए किसान परिवार की। गांव देहात की मैं बात कर रहा हूं, शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरा, आज किसान 50 साल पीछे। हमारे देश में शीतकालीन सत्र चलते हैं, वर्षाकालीन सत्र चलते हैं, अतिरिक्त सत्र चलते हैं। मैं चाहता हूं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 5-5 दिन के लिए किसान सत्र भी चले, ताकि किसानों की बात उसमें उठाई जाए, किसानों के मुद्दे उसमें उठाए जाए, किसानों पर उनमें चर्चा हो कि किसान की हालत कैसे सुधरे, सभी पक्ष विपक्ष उसमें रहे। क्योंकि आज अगर विधायक सांसदों के वेतन बढ़ाने की बात होती है तो कोई सी पार्टी विरोध नहीं करती है। जब चुनाव आता है सभी किसानों की बात करते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो किसानों को भूल जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो गरीब मजदूर को भूल जाती है, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो झूठ माठ को अपनी राजनीति चमकाने को चर्चा करते रहते हैं। अगर किसान सत्र होगा तो उसमें वास्तव में उन पर चर्चा होगी। आज आप देख रहे होंगे खेती पे लोन मिलता है, ऑथराइज डीलर हैं, ऑथराइज डीलर पहले ही एग्रीकल्चर पार्ट्स का रेट बढ़ा देते हैं जोड़े रेट में। जो बोनस हमें मिलता है ऑथराइज डीलर की जेब में चला जाता है। ये होना चाहिए किसी भी डीलर से किसान एग्रीकल्चर पार्ट्स खरीदे, या उसको नगद पैसा मिले लोन के रूप में, ताकि वो कहीं से भी खरीद सके। जो बोनस मिल रहा है उससे उस पर मिल जाना चाहिए, लेकिन ऑथराइज डीलर से मिलता है जिसमें किसान की लूट होती है। दूसरा, खेती पे हमको कॉमर्शियल लोन नहीं मिल पाता है। अगर हमको कोई डंपर खरीदना है, कोई ट्रक खरीदना है, कोई बस खरीदनी है, या हमें कोई 4 पहिए की गाड़ी खरीदनी है, तो हमें कृषि पे लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रैक्टर इंजन का लोन मिलेगा, एग्रीकल्चर पार्ट्स का लोन मिलेगा। ये व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मिट्टी की जांच होती है, ब्लॉक द्वारा मिट्टी चली जाती है, लेकिन उसकी जांच की रिपोर्ट किसान तक वापस नहीं आती है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में जो बीज आता है, खाद आता है, वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। माइनरों की, नहर की, रजवायों की जो सफाई होती है, टेंडर छूटते हैं, सफाई बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी उसकी होती है, तेल तक पानी नहीं पहुंचता है। तो अब ये कल को बजट या परसों को बजट घोषित होगा, तो मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी सिफारिश करूंगा कि मोदी जी से सिफारिश करें, और मोदी जी से भी कहूंगा, और अपने जो हमारे ये हैं वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, इनसे मैं कहूंगा कि हर साल किसान बजट का नाम रखा जाता है। भाई, किसान के बजट का नाम ना रखें, किसानों के लिए कुछ करें। देश में सारे आयोग हैं, हरिजन कल्याण आयोग है, रेलवे आयोग है, महिला आयोग है, सारे आयोग देश में हैं, लेकिन किसान आयोग देश में नहीं है। कृषि प्रधान देश होते हुए किसान आयोग नहीं है। पूरा देश मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे चलता है, उच्चतम रेट पे चलता है। किसानों को मिनिमम मिलता है, जिसको एमएसपी कहते हैं, समर्थन मूल्य। पहले उसको कंट्रोल रेट या सरकारी रेट भी कहते थे। वो महंगाई के अनुसार, जितनी महंगाई बढ़ती है महंगाई के अनुसार बढ़ना चाहिए। महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ती रही और फसलों के रेट बहुत धीरे धीरे बढ़े, विलोम अनुपात से बढ़े। फसलों के दाम कम रेट से बढ़े, महंगाई ज्यादा अनुपात से बढ़ी। डीजल के रेट बहुत हो गए, सोने के रेट बहुत ज्यादा हो गए, तनख्वाह बहुत ऊंची हो गई, हर लोहे के बहुत ज्यादा हो गए, सीमेंट के हो गए, ईंट के हो गए, लेकिन फसलों के दाम उस अनुपात से नहीं बढ़े। समान अनुपात से अगर महंगाई चलती तो किसान आज पीछे नहीं रहता, किसान भिखारी नहीं होता। इन्होंने किसान को आज भिखारी बना दिया। जो रात दिन सबका पेट भरता है, सबके तन ढकता है, उसके खुद के तन पे कपड़ा नहीं है। आज उसके खुद के घर में भोजन के लाले पड़ जाते हैं, ना सही बच्चे इसको पढ़ा पाता है, ना बच्चों को सही शिक्षा दिला पाता है, ना सही ढंग से रह पाता है, ना समय पे खा पीता है। पूरे देश के लिए रात दिन मेहनत करता है, लेकिन उस पर राजनीति सभी करते हैं, उसके लिए काम कोई नहीं करता है। तो 23 जुलाई को अभी बजट आने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि ये बजट कुछ ऐसा हो ताकि गरीब आदमी के जो इच्छा है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलन लग सके। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टुडे इंडिया न्यूज लाइव।